ओके, अपन ने ना कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हमने सबसे पहले ECIPL का इंट्रोडक्शन देखा था एंड वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 10 दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन। अब बेनामी वर्ड ना हिंदी वर्ड है। बेनामी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम नहीं है, जिसका ट्रू ओनर अपने को पता नहीं है। तो बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन हमारे नाम पे नहीं, किसी दूसरे पर्सन के नाम पे खरीदी है और हमने डिस्क्लोज नहीं किया कि एक्चुअली में पैसा कहाँ से आया, तो दोज ट्रांजैक्शन आर नोन एज बेनामी ट्रांजैक्शन। कि पैसा किसी और से गया है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट को इस चीज़ में ना बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा था टैक्स के फॉर्म में एंड बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। यहाँ पे ना ब्लैक मनी वाइट मनी में भी कन्वर्ट हो रहा था। तो इस चक्कर में अपना जो हम लॉ पढ़ रहे हैं दैट बेनामी लॉ केम इनटू फोर्स। कोई भी लॉज और रेगुलेशन आते कब हैं? जब हम आप जैसे लोग लूपहोल्स फाइंड आउट करते हैं लॉज में। जैसे कि अपना ये जो हमने कल एक चैप्टर देखा था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर करके एक चैप्टर है इंडेक्स में, देखा था या नहीं देखा था? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कल हम तो वो हमने कल केस स्टडी भी देखी थी। हाँ, कौन? नीरव मोदी। हाँ, वो केस स्टडी में जब नीरव मोदी कंट्री छोड़ के भाग गया तब अपने को लगा कि ठीक है इकोनॉमिक ऑफेंस हो सकते हैं और इंडिया में जो पर्सन है जो इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहा है वो भाग सकता है। दिक्कत क्या थी कि इंटरनेशनली अगर कोई पर्सन हमारी टेरिटरी को क्रॉस कर दे तो दूसरी कंट्री में रहे तो दूसरी कंट्रीज के लॉज लगने लगते हैं उस पर्सन पे। तो हमें एक ऐसे लॉ की ज़रूरत थी कि उस केस में अगर दूसरी कंट्री में भी वो पर्सन डिसाइड कर रहा है तो हम उसको पकड़ के लेके आ सके। तो दैट वाज नोन एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। वहां पे वो एक्ट इसीलिए आया था। सेम बेनामी ट्रांजैक्शन पहले बहुत सारे हो रहे थे बट इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये तो स्कैम्स बढ़ते ही जा रहे हैं कि जो रिच है वो अपना टैक्स कम पे करने के चक्कर में दूसरे लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो वहां पे अपना एक्ट आया था। वी स्टार्टेड विद डेफिनेशन कि बेनामी ट्रांजैक्शन होते क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन का सेक्शन नंबर कौन सा है? 2 क्लॉज 9। तो अपने को ना सारे सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आप लोगों को कोट करने चाहिए। कभी भी रॉन्ग सेक्शन कोट मत करना, सीधा 1 मार्क चला जाएगा। सही याद है तो ही लिखना, रॉन्ग तो लिखना ही नहीं है अपने को। ओके, बेनामी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले बेनामी ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड होता है? प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो बेनामी ट्रांजैक्शन में 2 चीजें होती है कि प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड where the consideration is paid by one person and the name जिसका नाम यूज हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए that is for another person। वो अपना था बेनामी ट्रांजैक्शन। और उसके साथ साथ और क्या चीज थी? देखो 2 क्लॉज थे। पहला था अपना व्हाट इज बेनामी ट्रांजैक्शन, एक ऐसा ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट जहां पे प्रॉपर्टी जो हेल्ड कर रहा है पर्सन, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है वो अलग पर्सन है और जिसने पैसा पे किया है वो अलग पर्सन है। where the property is transferred by a person and consideration has been paid by another person। और उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी किसके बेनिफिट के लिए ली जाती है? जैसे हम रिद्धि और श्रेया का एग्जांपल ले रहे थे कि श्रेया ने प्रॉपर्टी खरीदी थी रिद्धि के नाम पे अपने ही पैसों से। तो रिद्धि जब तक प्रॉपर्टी होल्ड करके रखेगी किसके बेनिफिट के लिए होल्ड करेगी? श्रेया के बेनिफिट के लिए होल्ड करेगी। तो द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द पर्सन फॉर बेनिफिट। किसके लिए? डायरेक्ट बेनिफिट या फिर इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है श्रेया को, इमीडिएट बेनिफिट हो सकता है या फ्यूचर बेनिफिट हो सकता है।
वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ अ पर्सन जिसने कंसीडरेशन प्रोवाइड किया है। ऐसे अगर इतनी डेफिनेशन को हम देखें तो अगर मेरे साइड से पैसा गया और किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी हुई तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन बेनामी हो जाएंगे। अगर मैंने मेरे फ्रेंड के लिए प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे स्पाउस के लिए, मेरे किड्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदी तो ये प्रॉपर्टी बेनामी हो जाएगी। लेकिन इस टाइप की प्रॉपर्टी ना बेनामी नहीं कहलाती। इसीलिए इस डेफिनेशन के बाद हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सेप्शन। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पैसा किसी और से जा रहा है लेकिन प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, फिर भी हम उसे बेनामी प्रॉपर्टी नहीं बोलते। 4 एक्सेप्शन हमने पढ़े थे। पहला क्या था, कर्ता। जब कर्ता किस में होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। अगर कर्ता ना प्रॉपर्टी किसी भी मेंबर के नाम पे खरीद रहा है तो उसको हम बेनामी नहीं बोलेंगे। कंडीशन क्या है, जहाँ से प्रॉपर्टी के पैसे अपने को दिखाने हैं वो नोन सोर्स होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, प्रोवाइडेड दैट इट इज फ्रॉम द नोन सोर्स। सेकेंड क्या था, कोई भी पर्सन फिड्यूशरी कैपेसिटी में प्रॉपर्टी खरीद रहा है और फिड्यूशरी कैपेसिटी में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल है उसने एजेंट के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, डिपॉजिटरी हमारे बिहाफ पे क्या होल्ड करते हैं, शेयर्स होल्ड करते हैं डीमैट फॉर्म में, तो अपन कौन हुए, बेनिफिशियल ओनर्स हुए ना यहाँ पे। लेकिन होल्ड किसने किया है, डिपॉजिटरी ने। तो यहाँ भी दो अलग कॉन्सेप्ट, रजिस्टर्ड ओनर अलग है, बेनिफिशियल ओनर अलग है। लेकिन फिर भी इसको हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलते क्योंकि आपका पैसा कहाँ से आया वो नोन सोर्स बताया हुआ है। थर्ड क्या था, आप अपने स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए प्रॉपर्टी खरीद के रख सकते हो। तीनों में एक ही कंडीशन, पैसा कहाँ से आया अपने को वो बताना पड़ेगा। चौथा केस, आप अपने लीनियर एसेंडेंट, डिसेंडेंट, ब्रदर्स और सिस्टर के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। यहाँ पे पहली कंडीशन तो है कि पैसा कहाँ से आया वो बताना पड़ेगा। उसके साथ एक और पॉइंट ऐड ऑन हो रहा है, क्या, आप जब भी लीनियर एसेंडेंट, डिसेंडेंट, ब्रदर सिस्टर के साथ प्रॉपर्टी खरीदोगे, जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपका भी नाम होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। तो चारों के अपने को डिफरेंस समझ आए। 3 में सिर्फ नोन सोर्स है, चौथे वाले में जॉइंट ओनरशिप वाला पॉइंट भी है, नोन सोर्स वाला भी पॉइंट है। अब ये हमारा क्या था, ए वाला पॉइंट जो हमने देखा ना, ये जो डेफिनेशन थी ए ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, ये हमने उसके 4 एक्सेप्शन पढ़े। अब बी वाला ट्रांजैक्शन भी बेनामी ट्रांजैक्शन है। अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड आउट इन अ फिक्टिशियस नेम। अ फिक्टिशियस नेम, डॉगी है किसी के पास, ओके, मान लो रुद्र ने प्रॉपर्टी खरीद ली और इसने अपने डॉगी का नाम रखा, क्या रखा, टॉमी। ओके, रुद्र ने ना टॉमी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली। तो क्या एक्चुअली में टॉमी नो डाउट लिविंग बीइंग है, बट ह्यूमन है या नहीं है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है? ऐसा फिक्टिशियस नेम है तो ऐसा भी अलाउड नहीं है कि आप कोई फिक्टिशियस नेम, कोई बनावटी नाम पे प्रॉपर्टी खरीद के रख रहे हो। नेक्स्ट है अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और डिनाइज द नॉलेज ऑफ द ओनरशिप। अब इस केस में जैसे कि रिद्धि ने श्रेया के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, अब रिद्धि वाला केस, तो श्रेया को पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है। अब इनकम टैक्स की रेट पड़ी मान लो, तो श्रेया तो बोल रही है, ओ ये तो मेरे को पता ही नहीं था मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी किस में चली जाएगी, बेनामी प्रॉपर्टी में चली जाएगी, जहां पे ओनर कोई नहीं पता, जिसका नाम है प्रॉपर्टी पे उसी को नहीं पता कि प्रॉपर्टी मेरी है, या फिर वो ओनरशिप डिनाई कर रहा है कि मैंने तो उसके लिए पैसे ही नहीं पे किए थे। नेक्स्ट आता है अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसीडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और इज फिक्टिशियस। अब यहाँ पे चौथे ट्रांजैक्शन में अपने को बेनिफिशियल ओनर नहीं पता, जिसने कंसीडरेशन पे किया वो नहीं पता। अब सपोज मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी है, अब मेरे से क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी, जैसे कि अब केस क्या होता है, अपने जो भी बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स होते हैं वो अपने को गिफ्ट देते हैं। अब अगर घर वाले पूछे कि ये गिफ्ट, अचानक से पूछ ले कि ये गिफ्ट आया कहाँ से, तो आप लोग क्या लिटरली बता पाते हो कि ये उस पर्सन ने दिया था गिफ्ट? नहीं ना। तो हम उस टाइम में क्या क्लेम नहीं कर सकते, बेनिफिशियल ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते कि पैसा कैसे आया था वो चीज़ खरीदने के लिए। तो फोर्थ वाला वही केस है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी का जो ओनर पेपर पे दिख रहा है वो तो है, लेकिन पैसा कहाँ से आया वो अपने को नहीं पता। तो 4 केस हो गए अपने बेनामी ट्रांजैक्शन के। एक्सेप्शन को छोड़ो, एक्सेप्शन के अलावा 4 केस। पहला क्या था,
एकदम फर्स्ट वाला ABCD 4 पॉइंट। फर्स्ट वाला क्या था, कोई भी ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट जहां पे प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन नेम ऑफ वन पर्सन, कंसीडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय, भाई साथ में बोलोगे तब तक लर्न होगा, अदरवाइज नहीं। कंसीडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन फॉर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु प्रोवाइडेड कंसीडरेशन। ये पहला बेनामी ट्रांजेक्शन। सेकेंड बेनामी ट्रांजेक्शन क्या था कि द प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन। थर्ड क्या था, वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर। देखो इन दोनों में ना दो अलग अलग केसेस है। जैसे यहाँ पे ना टॉमी फिक्टिशियस नेम है, टॉमी एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये फिक्टिशियस नेम। और इसमें क्या है, मान लो यहाँ पे रिद्धि को पता ही नहीं है कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी ली है, तो रिद्धि ने डिनाई कर दी ओनरशिप, तो वेयर द ओनर इज नॉट अवेयर। ये तीसरा केस। चौथा केस क्या है, जहाँ पे पैसे किसके पास से गए हैं वो सोर्स ही हमें नहीं पता, तो वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, एक्सप्लेनेशन एक बार लीव इट, अभी मैं इट वुड बी डन आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट हम कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, अब प्रॉपर्टी जिसके नाम पे खरीदी गई है वो क्या होता है, जिसने अपना नाम दिया है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं बेनामीदार। तो बेनामीदार कौन है, ऐसा पर्सन जो एक्चुअली में प्रॉपर्टी का ओनर दिख रहा है ऑन पेपर। बेनामीदार मीन्स अ पर्सन हो सकता है या फिर फिक्टिशियस पर्सन, एज अ केस मे बी, इन whose name the बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एंड हेल्ड। नेक्स्ट, जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ली गई है, और कंसीडरेशन कौन प्रोवाइड करता है, जिसको बेनिफिट हो रहा है। तो जिसको बेनिफिट हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे। तो बेनामी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती हैं, जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी ली उसको हम बोलेंगे बेनामीदार, और जिसने पैसा दिया और जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ली गई उसको हम बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर मीन्स द पर्सन वेदर द आइडेंटिटी इज नोन और नॉट नोन, जिसके बेनिफिट के लिए बेनामी प्रॉपर्टी ली जाती है। अब जब प्रॉपर्टी ली जाएगी, जब गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लेगी, तो उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी वो अपने को देखना है। फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी प्रॉपर्टी की। अब फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, द प्राइस दैट द प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन द सेल इन द ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, जिस दिन बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन अगर हम वो प्रॉपर्टी मार्केट में बेचते तो हमें कितना प्राइस मिलता, वो होगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू। सेकंड केस, अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि उस दिन कितना प्राइस मिलता अपने को मार्केट में, तो जो गवर्नमेंट डिटरमाइन कर दे, जिस मैनर में डिटरमाइन कर दे, उसको हम बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। आगे ये यूज कहाँ पे आएगा, पनिशमेंट के केसेस में यूज आएगा कि जब आपकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी तो आपको फाइन लगता है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लगता है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या, जिस दिन आपने बेनामी ट्रांजैक्शन किया, जिस दिन रिद्धि ने श्रेया के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो दिन अगर उस प्रॉपर्टी को हम मार्केट में बेचते तो कितना पैसा अपने को मिलता। सपोज रिद्धि ने यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 साल पहले खरीदी और आज हमें बेनामी ट्रांजैक्शन पकड़ में आ रहा है, तो हम इस साल की वैल्यू लेंगे या आज की, उस साल की, जिस दिन अपना ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन मार्केट में वो प्रॉपर्टी कितनी की बिकती, वो वैल्यू अगर हम वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट जो भी डिटरमाइन करे हमें मानना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट आता है अपने को फर्म पता है, फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसको हम फर्म बोलते हैं। पार्टनर हमें पता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है, तो ये डेफिनेशन ना एज सच आती नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पार्टनर कौन है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट होता है। वापस पार्टनरशिप डिफाइंड है, इन दोनों को भले कट कर दो तो चलेगा एक बार रीड करके, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द मीनिंग, पार्टनर किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है। अब जहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो पर्सन में इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, कंपनी, फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आपको पर्सन में याद रखना
अपना है, आपके नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन मतलब कौन? इंडिविजुअल, पार्टनर्स, HUF के जो भी मेंबर्स हैं वो सारे नेचुरल पर्सन हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई भी सेपरेट एंटिटी सेपरेट कौन कौन सी होती है? कंपनी हो गया, LLP हो गया, तो ये सेपरेट एंटिटीज हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं अपने। तो अपने को एज सच डेफिनेशन याद नहीं रखी, कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। हमने जब ट्रांजैक्शन देखा था कल, बेनामी ट्रांजैक्शन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो रही थी? कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी, भले ही प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, आपने किसी और के नाम पे खरीदी है और उसका नोन सोर्स नहीं पता, तो वो बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी। प्रॉपर्टी मीन्स असेट ऑफ एनी काइंड, whether movable or not, tangible और intangible, corporeal और incorporeal। ये जो tangible intangible लिखा है उसी के synonyms है corporeal, incorporeal। जो tangible चीजें होती है उसको हम corporeal बोल सकते हैं, जो intangible है incorporeal। tangible intangible में डिफरेंस पता है ना आपने को? tangible कौन कौन सी चीजें? ऐसी चीजें जो हम टच कर सके, दिखाई दे, वो tangible। intangible प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? हाँ, गुडविल, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये अपना इंटैंजिबल में आता है। एंड इंक्लूड एनी राइट इंटरेस्ट और लीगल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग राइट एंड इंटरेस्ट। एंड इंक्लूड, ओके, अपने को इधर तक देखना है, फिर आगे हम देखेंगे एंड ऑल्सो इंक्लूड प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब सपोज आपने बेनामी ट्रांजैक्शन 1 साल पहले किया, जब तक आपको पता चला हमारे पे इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, आपने प्रॉपर्टी को रफा दफा कर दिया और पैसे ले लिए, प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो बेनामी ट्रांजैक्शन तो किया था ना आपने, लेकिन गवर्नमेंट को क्या प्रॉपर्टी मिलेगी अभी आपकी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने किसी और पर्सन को बेच दी होगी। तो अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है तो आपने जो प्रॉपर्टी बेची उसका प्रोसीड भी प्रॉपर्टी के केस में आता है। उससे जो भी पैसे अपने को मिले, अगर वो अवेलेबल है तो गवर्नमेंट उसको कन्फिस्केट कर लेगी। नेक्स्ट, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? सेल, परचेज, किसी दूसरे को आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, तो दैट इज ट्रांसफर। अब कुछ और डेफिनेशंस आगे बाकी है अपना। हाँ, सबसे पहले आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है अटैचमेंट, दूसरा होता है कन्फिस्केशन। दोनों की मीनिंग पता है क्या अपने को? देखो, कभी भी ना कोई भी इंक्वायरी होती है या कुछ भी गवर्नमेंट को लगता है या फिर लीगल अथॉरिटीज को लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन अभी उनके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है आपको गलत प्रूफ करने के लिए। अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है, इंक्वायरी होनी बाकी है, फिर भी उनके पास ऑन रिकॉर्ड कुछ डॉक्यूमेंट है और वो केस आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। मान लो सपोज बेनामी प्रॉपर्टी का केस है, तो तुरंत के तुरंत तो गवर्नमेंट को सबूत इकट्ठा करने में ऐसा तुरंत के तुरंत तो सबूत इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, उनको भी टाइम चाहिए इंक्वायरी के लिए। अब जैसे उनको इंक्वायरी के लिए टाइम चाहिए, गवर्नमेंट को क्या डर होता है कि अगर हमें पता चला कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी होने वाली है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बेनामी प्रॉपर्टी का बेच देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर आता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट का ऑर्डर मतलब जब तक इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है तब तक आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, उसमें रह सकते हो, लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अटैचमेंट ऑर्डर का मतलब है आप प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, बट किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, सेल ऑफ नहीं कर सकते। दैट इज अटैचमेंट। अब जैसे ही पूरी की पूरी इंक्वायरी कंप्लीट हुई, वैसे गवर्नमेंट को पूरी श्योरिटी हो गई कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और गवर्नमेंट, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, जब्त कर लेगी प्रॉपर्टी। तो जब्त को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केशन। तो अटैचमेंट इनिशियली होता है जब गवर्नमेंट आपको मना नहीं करती कि आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, उसमें रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। तो वो होता है अटैचमेंट। और कन्फिस्केशन फाइनल ऑर्डर होने के बाद पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है, आपकी कोई ओनरशिप ही नहीं रह गई, तो हम उसको बोलते हैं कन्फिस्केशन।
अटैचमेंट मीन्स द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्शन, डिस्पोजल और मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। तो अटैचमेंट मतलब आप एंजॉय करो, उसके राइट्स एंजॉय करो, आप प्रॉपर्टी में रहो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे को। कन्वर्शन नहीं कर सकते, मतलब प्रॉपर्टी को कैश में कन्वर्ट कर लिया, या फिर अगर मान लो हमने फिजिकली प्रॉपर्टी ली थी, आपने सामने वाले को प्रॉपर्टी देके उसके अगेंस्ट गोल्ड ले लिया, तो ऐसा कुछ भी कन्वर्जन नहीं हो सकता। डिस्पोजल नहीं हो सकता कि आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, मतलब ओनरशिप आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी की। अटैचमेंट में ओनर हो लेकिन आप ही हो अभी, क्योंकि ये क्यों होता है, रीजन क्या है इसका अटैचमेंट का? हाँ, अटैचमेंट में अभी केस का डिसीजन आना बाकी है, उसके बीच में ही आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो पूरा का पूरा इंक्वायरी का मुद्दा ही नहीं रहेगा ना फिर, क्योंकि प्रॉपर्टी दूसरे के पर्सन के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो चीज़ रोकने के लिए अटैचमेंट ऑर्डर आता है। नेक्स्ट है बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन का सब्जेक्ट मैटर है, उसको हम बेनामी प्रॉपर्टी बोलेंगे। यहाँ तक सारे की सारी डेफिनेशंस अपने को क्लियर है? ओके, नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट पेज। यहाँ पे ना जनरली बेनामी ट्रांजैक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने मीनिंग डिफाइन किया हुआ है। That is, Benami transaction generally implies that one purchase property in the name of somebody else, that is the name of the lender। और जिसका हम नाम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जिसका नाम यूज होता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेनामीदार। ओके, जब जिसका नाम यूज होता है दैट इज बेनामीदार, एंड परचेजर डज नॉट होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। लेटली बेनामी मीन्स विदाउट अ नेम। तो अपने को यहाँ से आज सच कुछ भी नहीं चाहिए राइट करने के लिए, अपने को बस मीनिंग समझनी थी। ऑफ ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि मोहम्मदन लॉ में ना बेनामी वर्ड को फर्जी बोलते हैं, एंड ये फर्जी उर्दू वर्ड है अपना। दैट इज द ट्रांजेक्शन विच कॉमनली रिफर्ड एज फर्जी फ्रॉम अरेबिक वर्ड फुराज। अब यहाँ पे बताया गया है इवेंचुअली दे डेवलप टू लूज कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन दैट वर colloquially termed as benami, which can be explained through the following. That is, tripatriate, B sells the property to A, but the sale date mentions C as a owner, and bipatriate. The first instance was usually termed as real benami transaction, and second transaction was either the same or loosely benami transaction. Okay, ये अपने को ना important नहीं है, इसको एक बार कट कर दो, अपने को नहीं चाहिए ये पार्ट। तो इस पेज में खाली इंट्रोडक्शन ही था एंड दिस मच वाज इम्पोर्टेंट, बाकी आगे इम्पोर्टेंट यहाँ पर। विद व्यू टू प्रोवाइड द इफेक्टिव रेजिम फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। ये एक्ट कब आया था? जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में एक्ट आया था ये। तो अपने को आज सच ये वाली डेट ना इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने पेपर ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है, दीज आर सब्जेक्टिव। बट आपको हर एक्ट के साथ ईयर नंबर याद होना चाहिए कि हर एक्ट कौन से ईयर में आया, क्योंकि कभी भी आप अगर कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप जब आंसर लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसे लिखोगे एज पर दिस एक्ट ईयर नंबर 2018, फिर आप आगे आंसर स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट आता है सेलिएंट फीचर। सेलिएंट फीचर कभी भी कोई भी चैप्टर के पूछे जाए तो सेलिएंट फीचर अगर क्वेश्चन में भी आए तो उसका मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे चैप्टर की समरी पूछी जा रही है, पूरे एक्ट की समरी पूछी जा रही है। तो हम कभी भी सेलिएंट फीचर स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। जैसे ही हमने एक्ट कंप्लीट कर लिया, एक बार आप लोग खुद से ये पॉइंट रीड करोगे और आपको समझ आ जाएगा कि सेलिएंट फीचर में तो ऑलरेडी हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो ये आफ्टर द चैप्टर हम रीड करेंगे। Then we did all the definitions. ओके, सेक्शन 3 में ना पनिशमेंट दी गई है बेनामी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, नो पर्सन शैल एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन।
सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर होने के लिए। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, whoever enter into बेनामी ट्रांजैक्शन shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine or both. Section 3 subsection 3, where the person enter into a Benami transaction on and after the date of commencement of Benami Transaction Prohibition Act 2016 shall be punishable in accordance with provision contained under Chapter 7. Chapter 7 deals with offense and prosecution. अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो सबसे पहले ना सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन। अब दो केसेस हैं बेनामी ट्रांजैक्शन की डेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पनिशमेंट दी हुई है। सबसे पहले अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हमारा ये जो एक्ट आया था, एक्ट कौन से दिन आया था, 2000 ईयर कौन सा था, हाँ 2016 का। अगर जो बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिफोर हुआ है बिफोर अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए अलग पनिशमेंट है। और बेनामी ट्रांजैक्शन अगर ऑन या फिर आफ्टर हुआ है एक्ट आने के बाद या उस दिन बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है तो इन दोनों के लिए ना अलग पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है, ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में डिफाइंड है। अब पनिशमेंट यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विथ फाइन और बोथ। यहाँ पे पनिशमेंट क्या होगी, 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट, उसके साथ साथ और है फाइन या फिर बोथ। अब दो चीजें होती है, ऑफेंस अपना कंपाउंडेबल होता है, नॉन कंपाउंडेबल होता है। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल वर्ड सुना हुआ है, लॉ में आया है कभी ईटी में वर्ड कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल। देखो ऑफेंस कंपाउंडेबल का क्या मतलब है कि आप फाइन पे करो आपको जेल नहीं होगी, आपके ऑफेंस माफ हो चुका है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो अपने को एक चीज लॉ में समझनी है कि ना पनिशमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। पहला तो फाइन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हो सकता है, चौथा हो सकता है इम्प्रिजनमेंट। ओके, ये डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट है। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल मतलब आपने फाइन पे किया, आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑफेंस माफ हो सकता है। तो इधर देखो जहाँ फाइन है आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, ये किस टाइप का है, कंपाउंडेबल है। नेक्स्ट जहाँ पे और वर्ड आता है वहाँ पे क्या है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर फाइन भी हो सकता है या फिर क्या होता है और बोथ। तो इस केस में ना अगर और वर्ड आया है तो ये भी ऑफेंस कंपाउंडेबल है, आप फाइन पे करो और इम्प्रिजनमेंट से छूट सकते हो। तो दिस ऑफेंस इज ऑल्सो कंपाउंडेबल। अब तीसरा केस क्या है कि इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, जहां पे प्लस है मतलब जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा एनी हाउ, तो ये ऑफेंस कैसा है, नॉन कंपाउंडेबल। और चौथा केस इम्प्रिजनमेंट मतलब फाइन देके भी आप छूट नहीं सकते, ये ऑफेंस कैसा है, नॉन कंपाउंडेबल। तो अपने को एक चीज समझनी है कि किस किस केस में आपको जेल जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो वो दो कैटेगरीज होती है, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब आप फाइन पे करो और आपका केस फिनिश हो जाएगा, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी और आ रहा है ना इम्प्रिजनमेंट के साथ, वो हमेशा कंपाउंडेबल है, आप जेल जाने के बदले फाइन पे करके छूट सकते हो। और जहां पे एंड आ रहा है या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट आ रहा है, आपको दोनों केसेस में जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो ये अपने को चीज समझ आई, साइड में नोट डाउन कर लेना जहां पे भी अपने पास ब्लैंक स्पेस है, क्योंकि आगे पूरे के पूरे आपके CMSL ECIPL में काफी टाइम ये चीज आएगी कि कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल होंगे कौन से नहीं होंगे।
कौन सा? ये इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अभी खाली ये कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल नोट डाउन करना एंड लेट मी नो, तब हम उस पनिशमेंट पे आके विल डिस्कस फर्दर। ऑन और आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट, वो एक्ट आया था ना 2018 का, उसके बाद पनिशमेंट क्या होगी? सबसे छोटा। Okay, compoundable, non-compoundable, are we done with it? Now we can continue further with the punishment thing. हाँ, I'll do that. Okay. अब अगर कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन ना, जो 2018 का एक्ट आया था उससे पहले बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अपने लिए पनिशमेंट क्या थी? 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट। अप टू 3 इयर्स बोला है, मतलब इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स तक कुछ भी हो सकता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, एक्सटेंड अप टू वर्ड बोला है, मतलब 3 इयर्स एग्जैक्ट नहीं होगा, वहां तक जा सकता है। और फाइन और बोट, क्या ये कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है? कंपाउंडेबल है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बोला हुआ है यहाँ पे सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में बोला हुआ है कि अगर कोई भी ऑफेंस ना ऑन और आफ्टर हुआ है तो उसके लिए अपने को चैप्टर 7 में जाना है, और चैप्टर 7 की यहाँ पे पेनल्टी दी हुई है। That is, it provide that if a person is found guilty of an offence of the transaction, the competent court shall be punishable with rigorous imprisonment for a term not less than 1 year, which may extend up to 7 years, and shall also be liable to fine. तो अगर यहाँ पे ऑफेंस हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट किस टाइप का होगा? रिगरस। रिगरस का मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट के साथ वहां पे काम भी करवाएंगे, कड़ी सजा। तो इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर से लेके कितना हो सकता है? 7 इयर्स तक हो सकता है। उसके साथ साथ और है या एंड है? एंड दिया हुआ है, मतलब आपका ये ऑफेंस कैसा है? कंपाउंडेबल नहीं है, आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। एंड फाइन कितना बोला हुआ है? 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। फाइन अप टू 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, ये इसका पनिशमेंट है पूरा का पूरा ऑफेंसेस का। तो ये सारे ना एक्चुअली आप लोग जब भी नोट्स बनाओगे ना, एक अपनी ना नोटबुक रखना। एक नोटबुक हम आंसर राइटिंग के लिए रखेंगे इंडिविजुअली, एक CMSL की नोटबुक होगी आंसर राइटिंग के लिए, एक ECIPL की होगी। उसके साथ साथ आप लोग डू द हैबिट कि आप लोग अगर स्टिकी नोट्स यूज़ करते हो या फिर खुद चार्ट बना के चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि ये चीज़ अगर आप डायरेक्टली इसको देखो तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड है रादर देन रीडिंग द पैराग्राफ। तो अगर इस टाइप में आप लोगों को आई वुड सजेस्ट कि जितनी सारी चीज़ें आप अभी चार्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख सको ना, उतना आप लोग करना। सारी चीजें ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी टाइम ऐसा होगा IPRs और में बहुत सारे प्रोसेसेस आएंगे, बहुत सारी फाइन्स या पेनल्टीज के डिफरेंट टाइम्स आएंगे। तो आप लोग इस टाइप से अगर करके लिखोगे ना प्रोसेसेस को, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू। नेक्स्ट आता है सेक्शन 4, प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। Okay. Section 4 subsection 1 provide that no suit, claim or action to enforce any right in respect of any property held benami against the person in whose name the property is held or against any other person shall lie by or on behalf of a person claiming to be the real owner of the property। तो इस पूरे पॉइंट का सिर्फ यही मतलब है कि आज अगर कोई प्रॉपर्टी जब्त हो रही है और गवर्नमेंट बोल रही है कि वो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो जो रियल ओनर है वो केस नहीं कर सकता दूसरे पर्सन पे। जैसे मान लो श्रेया और रिद्धि का हम एग्जांपल ले रहे थे, प्रॉपर्टी श्रेया के नाम पे है, पैसे रिद्धि ने दिए हैं इस केस में। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जब्त करेगी, पैसे किसके गए? रिद्धि के गए। बेनिफिशियल ओनर कौन थी? बेनिफिशियल ओनर जिसके बेनिफिट के लिए जो कंसीडरेशन पे करता है रिद्धि थी ना। देख इधर अपना ट्रांजैक्शन क्या हुआ, श्रेया
एंड रिद्धि। श्रेया ने कंसीडरेशन दिया। अगर जो कंसीडरेशन प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर। जो कंसीडरेशन प्रोवाइड करता है, प्रॉपर्टी ना इसके नेम पे थी, प्रॉपर्टी रिद्धि के नेम पे थी। श्रेया ने सिर्फ और सिर्फ पैसे प्रोवाइड किए हैं, प्रॉपर्टी रिद्धि के नाम पे है, तो रिद्धि को हम बोलेंगे बेनामीदार, जिसने अपना नाम दिया है प्रॉपर्टी को, जिसने अपना नेम लेंड किया है, बेनामीदार। अब बेनामीदार जो रिद्धि प्रॉपर्टी होल्ड करके रख रही है, अपना नाम दे, किसके बेनिफिट के लिए होल्ड कर रही है, श्रेया के बेनिफिट के लिए। तो श्रेया यहाँ कौन है, बेनिफिशियल ओनर, और कंसीडरेशन भी बेनिफिशियल ओनर के साइड से ही जाता है। अब पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर प्रॉपर्टी बेनामी निकलती है तो जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है कि मैं रियल ओनर हूँ प्रॉपर्टी का, रियल ओनर एक्चुअली में कौन है, यहाँ पे जिसके पास से पैसे गए वो एक्चुअली में रियल ओनर है। तो अगर ये क्लेम कर रहा है तो इसके क्लेम के रिलेटेड ये बंदा मतलब श्रेया कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती, कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी बेनामी हो चुकी है। आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं है प्रॉपर्टी को वापस रिकवर करने के लिए। तो एक बार इसको वापस पढ़ना। No claim, suit or action to enforce any right in respect of any property held benami against the person in whose name the property is held। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि श्रेया ना रिद्धि के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके नाम पे दिखाई जा रही है डॉक्यूमेंट में, रिद्धि के नाम पे, बट रियल में पैसे किसके पास से गए, श्रेया के पास से। Against whom the property is held or any other person shall lie by or on behalf of the person claiming to be real owner of the property। इसके साइड ना आप लोग ऐसा अपनी हैबिट ही रखना कि शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते रहो। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि बेनिफिशियल ओनर केस फाइल नहीं कर सकता किसी के भी अगेंस्ट। बेनिफिशियल ओनर किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नो डिफेंस, ये अंडरलाइन करना। देखो यहाँ पे ऊपर क्या मना किया, बेनिफिशियल ओनर खुद जाके केस फाइल नहीं कर सकता। अब दूसरी पार्टी तो केस फाइल करेगी, मान लो दूसरी पार्टी केस फाइल, कभी भी केस फाइल होता है हमेशा दो पार्टीज होती है, एक जो केस फाइल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट, और दूसरा जिसके खिलाफ केस फाइल होता है उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट क्या देता है, अपना डिफेंस देता है। तो इधर ऊपर तो बेनिफिशियल ओनर क्या था, अपना कंप्लेनेंट था, इधर बेनिफिशियल ओनर डिफेंडेंट है। तो बोला गया है कि बेनिफिशियल ओनर कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी के केस को डिफेंड भी नहीं कर सकता, मतलब अपना डिफेंस भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये बस इधर इतना ही क्रक्स लिखना, बेनिफिशियल ओनर कैन नॉट डिफेंड हिज केस। मतलब जब वो डिफेंडेंट है, किसी दूसरे पर्सन ने केस फाइल किया है, तो बेनिफिशियल ओनर ना अपनी दलील नहीं दे सकता, ये प्रूफ नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी तो ओरिजिनली मेरी ही है, मुझसे ही पैसे गए तो प्रॉपर्टी मेरे को मिलनी ही चाहिए। तो बेनिफिशियल ओनर कैन नॉट फाइल डिफेंस। और डिफेंस कब फाइल होता है, जब सामने वाला पर्सन हमारे खिलाफ केस करता है, तब डिफेंस फाइल होता है। तो ऊपर क्या मना किया गया, बेनिफिशियल ओनर किसी के खिलाफ भी केस फाइल नहीं कर सकता। नीचे वाली लाइन में क्या बोला गया, बेनिफिशियल ओनर, किसी ने बेनिफिशियल ओनर के खिलाफ केस किया है या गवर्नमेंट केस चला रही है बेनामी प्रॉपर्टी का, तो बेनिफिशियल ओनर उस केस में डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, अपना पक्ष नहीं रख सकता, क्योंकि ही इज रॉन्ग। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 5। जो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे बेनामी डिक्लेयर कर देगी, वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट अगर ओनरशिप ले लेती है प्रॉपर्टी की, उसको हम क्या बोलते हैं,
कन्फिस्केशन बोलते हैं। अटैचमेंट कब था? अटैचमेंट अगर मेरी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो रहा है, क्या मेरी ओनरशिप जा रही है? नहीं जा रही। सिर्फ और सिर्फ मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। लेकिन जब कन्फिस्केशन हो जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब मेरी प्रॉपर्टी पे मेरा कुछ भी हक नहीं है। तो कोई भी अगर बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई है विच इज द सब्जेक्ट मैटर शैल बी लायबल टू बी कन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको कन्फिस्केट कर लेगी, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप चली जाएगी प्रॉपर्टी की। हाँ, जो जेल होगी वो बेनामी ट्रस्ट हो गया बेनिफिशियल होगा। जो भी पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, अगर बेनामी दोनों को, तो अगर उसके मतलब उसको पता ही नहीं है वैसे नाम यूज कर दिया, हाँ अगर पता नहीं है तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ठीक है मैं इनोसेंट हूँ। अगर प्रूफ कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज जो भी लोग गिल्टी पाए गए उन सबको जेल होगी। ओके, यहाँ कोई भी डाउट यहाँ तक अपने को? ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कुछ जजमेंट पास किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR वर्सेस मिस्टर गणपति। ओके, द केस यहाँ पे क्या है, जजमेंट डेटेड, यहाँ से देखना दिस, अपने को केस का क्रक्स इधर से देखना है। दैट इज सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in forfeiture provision under section 5 of the act by punitive in nature can only be applied prospective and not retrospective. The 2016 Amendment Act was merely procedural rather than prescribed substantial provision. देखो, सिर्फ और सिर्फ अपने को इतना अंडरलाइन करना है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में किसकी पनिशमेंट थी? हाँ, बिफोर वाले की पनिशमेंट थी। ये जो बेनामी अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 16 में अमेंडमेंट हुआ था। श्योर? हाँ, फिर 16 में अमेंडमेंट हुआ था। तो जो पनिशमेंट थी 16 से पहले की पनिशमेंट, तो कोई भी एक्ट आता है ना, तो 16 के बाद की पनिशमेंट ज़्यादा टफ थी या पहले की? बाद की ज़्यादा टफ थी। तो ये डिसाइड किया गया कि अगर पनिशमेंट बाद में आई है, 2016 के बाद में आई है, तो पहले कोई भी केस डिसाइड हो चुके थे बेनामी, उस पर वो पनिशमेंट नहीं लगेगी। देखो, दो वर्ड्स होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपने, आज मान लो बेनामी एक्ट आया है, बेनामी एक्ट 2018, अभी कोई अमेंडमेंट नहीं है, ओरिजिनल एक्ट 2018 में आया है। अब मैंने एक बेनामी ट्रांजैक्शन किया था 2000 में, अगर ये एक्ट मान लो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पिछले बैक द डेट से अप्लाई होगा, तो मेरा ट्रांजैक्शन तो इस एक्ट के आने से पहले हुआ था ना, तो इस एक्ट में मेरे को पनिशमेंट मिल जाएगी अगर मैं पकड़ी गई तो रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? एक्ट आया उस दिन से अप्लाई नहीं हो रहा, पिछली तारीख से अप्लाई हो रहा है, पिछले सारे केसेस पे एक्ट अप्लाई हो रहा है। और रेट्रोस्पेक्टिव में ना डेट दी होती है कि कितने साल पहले से ये अप्लाई होना शुरू होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव अपने को समझ आया, जिस साल एक्ट आया है उस साल से पिछले सालों में भी अप्लाई होगा एक्ट। अब यही होता है दूसरा वर्ड प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब 2018 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया, इसके बाद जो भी बेनामी ट्रांजैक्शन के ऑफेंस होंगे ना, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई करेगा, पहले वाले ट्रांजैक्शन को अप्लाई नहीं करेगा। तो दो वर्ड अपने को क्लियर हुए, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब जो भी एक्ट आया है वो बैक द डेट से अप्लाई होना शुरू हो रहा है, पिछली डेट से। प्रोस्पेक्टिव मतलब एक्ट आया है, इसके बाद जो ऑफेंस होंगे उसी पे वो एक्ट अप्लाई होगा, पिछले ऑफेंस पे अप्लाई नहीं होगा। तो जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 वाली अपना पनिशमेंट था, तो बोला गया जो हार्ड पनिशमेंट वाला रूल आया है वो ना रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो आगे वाले केसेस में होगा। और वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि वो पनिशमेंट ना 2016 के बाद वाले बेनामी केसेस पे लगेगी। ओके, आज हम इतना ही रखते हैं इसमें। एंड सर का बैच नहीं होगा, सर इज नॉट वेल, सो वी आर डन फॉर टुडे।